हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो सब लोग। आई होप आप स्वस्थ हो, मस्त हो। फ्रेंड्स, आई होप आप आपकी पढ़ाई बहुत ही तेजी से कर रहे हो बिकॉज जून बहुत जल्दी आ रहा है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे हाल ही में दिसंबर 2023 के एग्जाम गए, उसमें किस तरीके से हमको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना था वो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। इस चैनल के अंदर हमने ऑलरेडी पोस्टमार्टम सीरीज, जिसके अंदर ये सारी चीज, सारे सब्जेक्ट के इन डिटेल क्वेश्चन के आंसर्स हमने डिस्कस करे हैं जो एक्सपेक्टेड है, जो आपको लिखना चाहिए था। अगर आपने किसी भी तरीके से दिसंबर अटेम्प्ट आप गेट थ्रू नहीं कर पाए तो आप ये वीडियो जरूर देखिए कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, सो दैट आप आपके जून वाले अटेम्प्ट में ये गलती करते ही ना करो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले न्यू सिलेबस का CMSL, यस, जिसके अंदर हम लोग कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज लॉ, इस सब के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा बिकॉज अल्टीमेटली मैं बस बता दूंगा आपको कि इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करना था। मैक्सिमम चीजें जो सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि हर एक चैप्टर को कितना क्या वेटेज देना चाहिए। फ्रेंड्स, सिंस एक ही अटेम्प्ट हुआ है और मैंने एनीवेज आप लोग के लिए चैप्टर वाइज डिवीजन तो बताया है, बट फ्रेंड इसको पत्थर की लकीर फॉलो ना करिए क्योंकि ये एक ही अटेम्प्ट है। इससे हम लोग को अंदाजा नहीं लग सकता कि कौन सा चैप्टर में कितना वेट, और ये क्या यही वेट कंटिन्यू होगा। आई होप आपको पता है कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से चीजें अपने हिसाब से चेंज करता रहता है। बट यस, ये क्या गाइडलाइन जरूर मान सकते हो कि ये फॉलो किया तो भी अपना काम बन जाएगा, बट यस यही फॉलो करना है नहीं। आपको हर एक चैप्टर इतनी अच्छे से पढ़ना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से उसको सॉल्व करें। अगर आप किसी भी तरीके का डिफिकल्टी फेस करो, मे बी आप घर से प्रिपरेशन करो, अगर ऐसा कुछ भी है तो वी हैव आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आप अगर चाहते हो तो आप घर बैठे बैठे CS बन सकते हो। यस, जिसके अंदर हम लोग ने सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं। डाउट सॉल्व करने के लिए वी हैव एक्सक्लूसिव नंबर्स। बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि आपका A to Z सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए तो यू नो वेयर टू कम। यहां पर आपको नंबर दिखते रहेंगे, हेल्पलाइन नंबर, जहां पर आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट में जा सकते हो जहां पर आप डेमो भी देख सकते हो कि किस किस तरीके से हमने डिस्कस किया है। यू विल गेट दी हार्ड कॉपी एज वेल, और हमेशा आपको प्रीलिम मिलेगा सो दैट आप आपकी तैयारी रॉक सॉलिड करो, विच इज 26,999 में आपका पूरा कंटेंट आपके पास आ जाएगा विथ ऑल द टॉप फैकल्टीज। सो फ्रेंड्स, मैं ये चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एट द एंड बताऊंगा। पहले हर एक क्वेश्चन का आंसर्स के एक्सपेक्टेड था, इंस्टीट्यूट का हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आ जाइए, हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हम शुरू करें सबसे पहला पार्ट ना। फ्रेंड्स, अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखो तो आधे लोग तो यहीं पे डर गए थे बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था। फ्रेंड्स, कभी भी अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दिखता है आप पहले इसको नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे द मेन क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, दैट इज दिस। आपका ये जो पूरा केस के बाद जो क्वेश्चन बनता है ये आपका कोर फोकस होना चाहिए था। क्या बोला गया? सबसे पहले बोला व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है? यस, कब शुरू हुआ था एंड आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है सब्सक्रिप्शन के वक्त। ठीक है, यहां पे बोला हाउ फंड रेजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोस्पेक्टस एंड सब्सक्रिप्शन की यहां पे बात हो रही है। हाउ टू सिक्योरिटीज मार्केट मेंशन्ड इन द केस, वो अलग अलग है। अभी आप पूरा केस अगर आप पढ़ोगे, मैं चाहता हूं आप वीडियो को आराम से पॉज करके पढ़िए कि इसके अंदर क्या क्या बोला गया। मैं इसमें क्वेश्चन आपके लिए रीड नहीं कर रहा हूं, बट है आप अगर चाहते हो तो इसको मैं आराम से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं, आप इसको आराम से रीड करो। यहां पर 2-3 केसेस बताया गया, डिफरेंट स्टोरीज बताई गई है कि किस किस तरीके से कंपनी के एक बिजनेस के बारे में बताया गया है, किस किस तरीके से उन्होंने पैसा रेस किया है। बिकॉज ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, आपको ये क्वेश्चन मिनिमम 2 बार पढ़ना है सो दैट आपको समझे। बट पहले एग्जाम में अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? पूरी दुनियादारी केस नहीं, सबसे पहले बच्चा जी आप पढ़ लोगे इसके नीचे का क्वेश्चन, फिर ही आपको आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, के पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया था। सेकेंड आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट और टेक ओवर की बात कर रहे थे।
बट यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी। अगेन नेक्स्ट स्टोरी, तो यहाँ पर अलग अलग स्टोरीज बताई गई है अलग अलग इंसान के बारे में, बट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी का हम लोग पहले क्वेश्चन के आंसर्स को समझते हैं। सबसे पहले स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स कहने की जरूरत नहीं, बट शायद आपको पहले से पता है कि भैया आज मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, जहाँ पर आप बैठे बैठे ट्रेडिंग टर्मिनल को अप्रोच करते हो, आप बैठे बैठे ट्रेडिंग टर्मिनल को अप्रोच कर सकते हो ना फ्रेंड्स। आज शेयर्स बेचना हो खरीदना हो, आज आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं, आप बस सिंपल तरीके से स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, भैया स्क्रीन देख लो और आपका काम ऐवी खत्म हो जाएगा, बिकॉज सारा का सारा ट्रेडिंग आज स्क्रीन में हो जाता है। यानी कि आप घर बैठे बैठे आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी यूज। पुराने जमाने में अगर आप स्कैम 92 की सीरीज आपने देखी होगी, वहां पे किस तरीके से रिंग में बाइंग सेलिंग होती थी, वो अब पूरी तरीके से रिप्लेस होकर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो चुका है। कब शुरू हुआ था? 1995 में। अगर आपने देखा होगा एक और सवाल पूछा गया था कि ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक इज अ पब्लिक ऑफर। जब भी आप पब्लिक के पास जाओगे तो पब्लिक ऑफर बनेगा और आपको उसके लिए प्रोस्पेक्टस बिल्कुल इशू करने पड़ेंगे, जो एक इनविटेशन टू पब्लिक है। और जितने भी बड़े बड़े रेगुलेटर थे, चाहे वो सेबी हो, आरओसी हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, पब्लिक इशू करने से पहले आप लोग को नो डाउट इनसे बातचीत करनी पड़ेगी। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 मार्केट्स का जिक्र किया था, दैट इज प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। और अगर आप आराम से लेक्चर्स याद करो, हमने ऑलरेडी इसकी डिस्टिंग्विश लिख के रखी थी। प्राइमरी मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पे फ्रेश सिक्योरिटीज इशू हो रहा है, और सेकेंडरी मार्केट मतलब जहां पर ऑलरेडी जो शेयर लिस्ट है वो उसकी ट्रेडिंग होने वाली। प्राइमरी मार्केट में हम फंड रेजिंग करते हैं, जहां तक कि अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मार्केट की, इनका मेन कोर फोकस होता है बाइंग सेलिंग डील करना, किसमें? जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड है ना। प्राइमरी मार्केट में हमेशा हम नया सिक्योरिटीज इशू करने की कोशिश करते हैं, आईपीओ। हालांकि आईपीओ के अंदर फ्रेश इशू भी हो सकता है, ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल, कुछ भी हो सकता है ना। सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप देखोगे तो भैया ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी हो रही है वही कंटिन्यू होगी। जब भी मैं प्राइमरी मार्केट की बात करूं तो भैया वो न्यू इश्यू मार्केट बोल लो, आईपीओ बोल लो, और सेकेंडरी मार्केट बोल लो भैया आफ्टर इश्यू मार्केट है। अगर मैं बेसिकली बात करूं, जितने भी प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन है जहां आप डायरेक्टली डील करते हो कंपनी के साथ, और सेकेंडरी में आप पुराने इन्वेस्टर्स से बातचीत करते हो ना, ये चीज आपको हमेशा समझनी पड़ेगी भैया। आपको प्राइमरी मार्केट में आप नए कंपनी या पुराने कंपनी को फंड्स देते हो फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। जब मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करता हूं, आप जो भी फंड्स देते हो वो इंटर से, मतलब कि इंटर से का कहने का मतलब होता है कि भैया जो भी शेयर होल्डर है उन दोनों के बीच में ये आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है। बस हमको ये समझाना था कौन कौन से लोग थे। अगर आपको याद है, इसकी डिस्टिंग्विश मैंने क्लासरूम में करवाई थी, और देखो इसको डिस्टिंग्विश तो नहीं लिखे, बट इन्होंने इसको आंसर फॉर्मेट में लिख दिया। अगर आपको पॉइंटर्स भी आ रहे थे तो आप आराम से इसको लिख सकते थे। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो अगेन बहुत ही ईजी था। बट यस, मुझे लगता है अगर कोई इंसान ओके भी पढ़ के जाता तो ये स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आराम से मैनेज कर लेता, फिर ये प्रोस्पेक्टस वाला चीज मैनेज कर लेता। अगर उसका सिक्योरिटीज मार्केट यही सब उसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी। बट मुझे लगता है 5 में से आप आराम से 2 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर ही सकते थे। नेक्स्ट बोला गया कि भैया आपको पेनल्टीज का डिस्कशन करना है। किसके अगेंस्ट? पर्सन अगेंस्ट हु माइट बी फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 23। ये एससीआर सवाल है और सीधा सीधा 5 मार्क का सवाल है। अब यहाँ पे 2 बेसिक बड़े सवाल पूछे गए। 5 नंबर का सवाल था, लेट्स सी 5 नंबर के सवाल के लिए आप लोगों को सेक्शन 23 का जिक्र करना था ना। सीधी बात नो बकवास अगर करूं, सेक्शन 23 ऑफ एससीआर यही कहता है कि एनी पर्सन हु माइट फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 23, तो उसके ऊपर भैया जी पेनल्टी लगा दिया जाएगा। यस, जो पनिशमेंट होगा विथ इम्प्रिजनमेंट, जो टर्म होगा वो 10 साल होगा विथ फाइन विच में बी एक्सटेंड टू 25 करोड़। और भैया अगर आपका नसीब बहुत सही चल रहा है, आपको दोनों ही मिल जाएगा ना। फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपने देखा होगा। एनी पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट और कंडीशन और बाईलॉज ऑफ द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या तो
सेकंड क्वेश्चन है कि इफ एन इशूअर मेक्स एन एक्सेस डीमेटेरियलाइजेशन और डिलीवरी ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, ये दोनों के भी जो पेनल्टी थे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, बिकॉज जनरली पीपल डोंट टेंड टू रिमेंबर द पेनल्टीज। तो ये गूगली क्वेश्चन था। अगर आपने अच्छे से टेबल पढ़ी होती जो ऑलरेडी हम लोग ने स्टडी मटेरियल में दे रखी है तो ये क्वेश्चन वहां से आया था। तो यस, तो पेनल्टी कितनी होगी? सो पेनल्टी नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज विच मे बी एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज ईच डे। और ये जब फेलियर कंटिन्यू रहेगा मैक्सिमम 1 करोड़। ये कब की बात है? अगर कोई भी व्यक्ति फेल हो जाता है मेंटेन करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सेकंड की बात करो, अगर एक्सेस हो जाता है तो भैया उनको भरना है 5 लाख रुपया, जो एक्सटेंड हो सकता है 25 लाख रुपए तक ना। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़े, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया था। ये जो अगला 5 मार्क है ये गूगली क्वेश्चन मतलब नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 5 मार्क आपको दे दिया गया। अगर मैं कोई एक नॉर्मल भी स्टूडेंट बराबर से पढ़ लेता तो भैया यहाँ पे तो उसको एटलीस्ट 2 नंबर मिल जाता। और भैया यहाँ पर भैया गूगली क्वेश्चन था, भैया गूगली में जिसने पढ़ लिया उसने पढ़ लिया, जिसको याद नहीं उसको याद नहीं। अब भैया ये तुम्हारे जो 5 नंबर है, भैया ये 5 नंबर है एकदम भारी है, बिकॉज यहाँ पे बस सैट के बारे में पूछा गया, कॉम्पोजिशन पूछा गया सैट का, क्या सिविल कोर्ट के पास पावर है कि नहीं ये पूछा गया। तो कुछ चीजें एकदम प्रॉपरली सिंपल अपफ्रंट दी गई थी, कितने टाइम में सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करना है, स्पेशल कोर्ट कैसे बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो चीजें बहुत ही अपफ्रंटली बताई गई है। अगर आप देखोगे तो सैट क्या है सर? सैट एक एपिलेट अथॉरिटी है जो हमने बना के रखा हुआ है सेबी के ऊपर, ठीक बात है। अगर आप सेबी से नाखुश हो, आप एडजुडिकेटिंग के ऑर्डर से नाखुश हो, या तक कि आज तो पीएफआरडीए के अंदर भी अगर आप नाखुश हो तो भी आप क्या कर सकते हो, आप आराम से सैट जी के पास जा सकते हो। अब फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे देखा जाए तो भैया कितने लोग रहेंगे, अगर आपको पता रहेगा, एक तो प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है, दूसरा मेंबर्स होते हैं। जो मेंबर्स होंगे वो जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर, उतने नॉलेज होने चाहिए। अब इसकी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के बारे में तो पूछा नहीं है, अगर आप देखोगे तो कंपोजिशन बता दो बस, तो भैया यही बताना था। फिर क्या सवाल पूछा है? फिर पूछा कि भैया क्या सिविल कोर्ट के पास पावर है कि नहीं। अगर आपको पता रहेगा सिविल कोर्ट के पास कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होती ये सारे मैटर्स को एंटरटेन करने का। अगला सवाल अगर देखो तो भैया आपको अपील कितने टाइम में फाइल करना है। इफ यू रिमेंबर, जब भी आप नॉर्मल केस सेबी से सैट के बाद जाना चाहो तो 45 डेज, और वहां से अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहो तो 60 डेज। बट ऑलवेज रिमेंबर जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा ना। क्या स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है? बिल्कुल स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है, सो दैट मैटर एमिकेबली एंड फास्ट तरीके से सॉल्व किया जाए। सो मुझे लगता है भैया अगर स्टूडेंट सही से पढ़ लिया हो तो 5 मार्क तो भैया उसके जेब में थे। ये भी क्वेश्चन बोल के रखा था क्लासरूम के अंदर कि भाई एकदम अच्छे से करना। तो भैया जी एक स्टार्टअप है, ठीक है, जो एक 8, 10, 12 और 15 और 18 यूएसडी लास्ट पिछले 5 साल जब से वो बना तब से ना। फ्रेंड्स, कोई भी अगर स्टार्टअप की बात करूँ और आईएफएससी की बात करूँ तो उसको याद रखने की 20 यूएसडी मिलियन है, और जो समय है वो 10 साल का समय है। अभी ये बोला कि भैया क्या इन लोग एसएमई में अपने आप को लिस्ट करवा पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल करा पाएंगे। 5 मार्क का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पर आप देखोगे तो डिटेल्स दे रखी है। पहले तो 10 साल का डिटेल्स दे रखा है, बिल्कुल दे के रखा हुआ है। 10 साल तक आपको स्मॉल कंपनी बोला जाएगा। आपका जो भी टर्नओवर है वो 20 मिलियन के ऊपर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका मेन कोर बिजनेस क्या है? आपका मेन कोर बिजनेस है इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, स्केल करने का ये आपका इरादा है तो बिल्कुल आपको एसएमई में लिस्ट होने का मिल जाएगा। अगर आप देखोगे इस केस में क्या दिया था, इस केस में दिया गया था भैया 8, 10, 12, 15, 18, कहीं पे भी पिछले 5 साल में आप 20 यूएसडी मिलियन आप क्रॉस नहीं करे। इसका ये मतलब होता है भैया आप रिस्पेक्ट कर रहे हो लिमिट का। सेकेंड, अब तक बनकर नॉट लेस देन, मतलब 10 साल तक ही हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप देखोगे तो बनकर कितने साल हुआ था भाई? बन के 5 ही साल हुआ था। आपके पास लिमिट कितनी है? 10 साल की, तो ऑब्वियसली 10 साल भी नहीं हुआ है। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्टअप जो है वो ये वाले स्टार्टअप एसएमई में आराम से नाच के कहाँ जा सकते हैं? नाच के बिल्कुल जा सकता है। अरे बोलो यस और नो। अब फ्रेंड्स अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है भैया क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपको ऑप्शन है क्वेश्चन 2 कर लो या 2A कर लो। मैं इनमें सारे डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, डिस्कशन वीडियो आप 2x में देखिए, मेरा काइंड रिक्वेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो आपको अल्टीमेट चीजें समझने की भी लिखना गया था, यस, इंस्टीट्यूट क्या लिखना चाहता था वो इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक आप अभी देखकर आप समझ जाओगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कंपनी बोली गई जो लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है 2014 से। कंपनी ने लिस्टिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज के लिए बीएससी के बाद अप्लाई किया था। कंपनी इज हैविंग मिनिमम
पब्लिक शेयर होल्डिंग 15% है। अय्या, अब यहाँ पर जो भी सवाल है वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के ऊपर है। इसका भी बहुत बेहतरीन आंसर क्लासरूम में लिखवा के दिया था। एंड हियर यू गो, यहाँ पर हमको भैया लिस्टिंग के बारे में फोकस करना है। तो पहली बात तो भैया आपको हमेशा याद रखना है कि भैया SCRA जो अमेंडमेंट 2018 में है भैया, उसमें जो 25% का जो लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जब भी लॉ चालू है तब से आपको 3 साल का वक्त दिया गया है। अब यहाँ पे जो कंपनी है वो 15% अल्टीमेटली होल्ड करती है इन 2018, विच रिक्वायर्स टू इंक्रीज इट विद इन हाउ मेनी ईयर्स, 3 years एज पर द अमेंडमेंट एक्ट। पहली बात तो ये। सेकेंड चीज अगर आप देखोगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदारी से, कि भाई ये जितने भी आप देखो, जितने भी अगर आप देखो ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, whose शेयर होल्डिंग फॉल्स बिलो 25% एट एनी टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस SCRA अमेंडमेंट, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा 25% 2 साल के अंदर अंदर, और जैसे सेबी कहेगा वैसे। फ्रेंड्स, आपको शायद पता होगा कि कुछ कुछ कंपनीज को तो आप एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो। अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट में भी ये कुछ कुछ लिस्टेड कंपनीज को एग्जामिशन भी दे सकती है, 110% एग्जामिशन दे सकती है। अगर आपको पता रहेगा हाल ही में LIC को थोड़ा सा एग्जामिशन मिल गया, और ये अब आप गूगल कर सकते हो जाकर कि किस तरीके से LIC को भी अब बेनिफिट मिल गया। बेटा गवर्नमेंट ने कुछ ही स्टेक अपना डाइल्यूजन किया था OFS के द्वारा। अब जब इन लोगों को पूरा पूरा मौका मिला है तो भैया इन्होंने अच्छा खासा जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो मैटर है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया है, सो दैट अल्टीमेटली गवर्नमेंट फ्यूचर में अपना स्टेक LIC का जो मार्केट में लाएगी वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ला पाए। ठीक बात है। अब यहाँ पे देखोगे तो भैया जो भी है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। जनरली आप देखोगे तो जो न्यू इश्यूज है कोई भी क्लास और क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज का, उसको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एकदम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक बात। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बढ़ेंगे जो कहते हैं कि भैया फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएटरीज। ये भैया इंटरमीडिएटरीज का बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। आप मेरी बात समझ रहे हो? इंटरमीडिएटरीज का डायरेक्ट क्वेश्चन था, जहां पे बहुत प्यार से क्या पूछ रहे भैया, बोल रहे इंटरमीडिएटरीज आर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल सिस्टम। अब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के जितने भी इंटरमीडिएटरीज है उसके बारे में पूछा गया। अब फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जहां पर आपको बताना था इंटरमीडिएटरीज कौन है। तो भैया इंटरमीडिएटरी सर्विस प्रोवाइडर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है किसी फाइनेंशियल सिस्टम का। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली बातें आपको बता रहेगा, सेबी के इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008 एप्लीकेबल है, जिसके अंदर सारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज मेंशन्ड है। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भैया कौन कौन से ब्रोकर्स है, तो एक तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। अगर आप क्वेश्चन को बराबर से देखो कि भैया सेकंड क्वेश्चन है कि जब एप्लीकेशन दिया है तो अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होगा तो भी आपको बताना है ग्राउंड्स। नोट्स जाके खोल लो अगर आप रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो, और मैंने वहां पे क्या स्टार मार के रखा है आप जाके आराम से देखो और मुझे कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स अगर रिजेक्शन की बात करूं तो भैया रिजेक्शन कौन से बेसिस पे होगा? अगर आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है या जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे वो नहीं दिया है, आपके पास वो सारी चीज या सारा साधन नहीं है, या जो क्वालिफिकेशन नहीं है जो सेबी बोलता है आपके पास होना चाहिए, या तो मैं बात करूं कि भैया आप फिट एंड प्रॉपर नहीं हो, ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग कभी भी क्या नहीं कर सकते, आप लोग का जो एप्लीकेशन है इस ग्राउंड में रिजेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते फ्रेंड्स अगले सवाल पे जो है मेरा इसका सी क्वेश्चन। अब तक अगर बात करूं कोई भी इंसान अगर नॉर्मली पढ़ाई कर लेता भैया ये क्वेश्चन तो आराम से कर लेता, ये भी क्वेश्चन आराम से कर लेता। अब आ रहे हम लोग तीसरे क्वेश्चन में फ्रेंड्स। अगला सवाल पे फोकस करते हैं जो बोलता है कि व्हाई IFSCs आर अज्यूम्ड टू बी प्रोमिनेंस इन फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम। आपको पता है 1 घंटा मैंने इसके ऊपर बात किया था कि IFSC क्यों इंपॉर्टेंट है, IFSC कैसे आया, IFSC की पॉलिटिक्स क्या है, IFSC से क्या फायदा होगा, और लगे हाथ 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनेशन के अंदर। यस यहाँ पे बोला कि भैया IFSC जो है क्या डोमेस्टिक इकोनॉमी में उसकी कुछ बेनिफिट या कुछ इंपॉर्टेंस है 100%, और यहाँ पर वही बताया गया कि किस तरीके से IFSC कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भैया ग्रोथ या इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हेल्प किया जाएगा, जिस तरीके से भैया जो पिविटल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, उसको बहुत फोकस किया जाएगा, जो भी इनवैल्यूएबल रोल है जिससे सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी,
पिछले 30 साल की अगर बात करूं, पूरे वर्ल्ड ने आज एक्सपांशन किया हुआ है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स। और अगर आज भारत देश में ग्लोबल वेल्थ आता है, पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, यू इमेजिन द लेवल ऑफ ग्रोथ। बस यहाँ पे वही समझाया गया किस तरीके से इंडिया के अंदर अब सारी चीजें शिफ्ट होगी। अब IFSC की जरूरत क्यों पड़ गई थी, यहाँ पे पूरा उसका डिस्कशन दिया हुआ किस तरीके से इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री हमने प्लान करा है आने वाले टाइम में। और ये IFSC जो है वो जो इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फुलफिल करेगा। प्लस जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, यस, जो ये सब चीज़ जो प्लानिंग ऑलरेडी कर रखा हुआ है, ये सारी चीज़ तब होगी जब आपके पास इंडिया का तो पैसा आएगा ही, बाहर का भी पैसा आएगा, और ये सब चीज़ केटर करने के लिए बहुत ही अच्छी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होगी। तो फ्रेंड्स, ये एक बोलूँ तो अगर इंसान नॉर्मली भी इंट्रोडक्शन का 3 पैराग्राफ पढ़ लेता ना मॉड्यूल का, इंस्टीट्यूट का या हमारे JKC की बुक का, तो भी वो आराम से सेट हो जाता ये तीनों के तीनों पॉइंट पे। चलो भैया, अब आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन लिखा है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द एक्सचेंज और एनी अदर ऑर्डर मेड बाय द सेबी may prefer to appeal before SAT। ना फ्रेंड्स, SAT पे दो सवाल है फ्रेंड्स, SAT पे दो सवाल है, बिल्कुल आप आराम से अपील कर सकते हो। और हियर यू गो, यहाँ पर बहुत ही प्यार से आपको आंसर समझाया गया है कि 23L जो है, जहाँ पर चीज़ें SCRA के ऊपर बात की गई है, जहाँ पे कोई भी बंदा एक्सचेंज के इसमें अग्रीव्ड है तो बिल्कुल वो SAT के पास जा सकता है। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, जो अपील आप फाइल करोगे वो 45 डेज में फाइल करोगे फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ एन ऑर्डर और डिसीजन इज रिसीव्ड। ये तुम्हारा सबसे मेन काम है फ्रेंड्स। ऑल्सो अगर 45 डेज में आप नहीं पहुंच पाए, किसी भी कारणवश आप घर से निकले तो बट आपको कोमा आ गया, आप 7-8 साल बाद उठे और आपने ये एक्सप्लेन कर दिया कोर्ट के अंदर आप कहाँ पर थे, तो भैया आपका 45 डेज के बाद भी मैटर एंटरटेन किया जा सकता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, सफिशिएंट कॉज होना ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। अगर मैं आगे बात करूं, जैसे ही आपको SAT का आप SAT के पास आपको जैसे आप चले जाओगे तो SAT करता क्या है, हर दोनों भी पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है और उसके बाद कंफर्म कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा, सेट असाइड कर लेगा, जितनी भी चीज़ें ऑर्डर अपील जो भी फाइल किया गया वो आराम से वो हटा देगा। अब यहाँ पे देखो भैया, SAT क्या करेगा, फिर उसके बाद सारी कॉपी जो भी ऑर्डर का जो भी पास किया गया दोनों भी पार्टीज को भेज दिया जाएगा एंड अपील जो भी है SAT के सामने वो मैटर फास्ट तरीके से हम लोग मैटर सॉल्व करते हैं। जहाँ बोला कि हम विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ अपील हम लोग मैटर को डिस्पोज ऑफ करने की बातें हो रही है। तो अगर मैं बात करूँ कि येस, द अपील में बी प्रेफर्ड बिफोर द SAT एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन SCRA। फर्दर सेबी के अंदर भी ये लिखा गया, कोई भी अगर व्यक्ति ऑर्डर ऑफ सेबी से दुखी है तो भी वो SAT के पास बिंदास नाच के जा सकता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान बेसिक भी पढ़ाई कर लेता तो ये आराम से अटैम्प्ट कर पाता, ये भी आराम से अटैम्प्ट करता, ये भी आराम से अटैम्प्ट कर पाता। बट अगर उसने लिमिट SCRA को इतना इज्जत नहीं दिया होता तो भैया वो ये नहीं कर पाता। मुझे लगता है भैया अगर आप ये 1 2 3 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लेते तो आराम से आपका ये हो जाता। भैया जी प्राइवेट इक्विटी पूछ लिया भैया, 100 बार तो 1000 बार बोल दिया। प्लस यहाँ पे बोले कि प्राइवेट इक्विटी यूजुअली इन्वेस्ट मोर इन इलिक्विड एसेट। सही बात तो है, इलिक्विड मतलब भैया जो तुरंत आप बेच नहीं सकते, प्राइवेट इक्विटी ये सब चीज़ आप तुरंत नहीं कर सकते। मतलब भैया HNIs यहाँ पर बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल जी, HNI बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे बोला कि भैया आपको HNI के बारे में बताना है और जितने भी प्राइवेट इक्विटी के टाइप है वो बताना है। तो भैया प्राइवेट इक्विटी क्या, इक्विटी फाइनेंस है, ठीक है, जो इस ऐसे एसेट क्लास पे फोकस करती है भैया, जो ऑपरेटिंग कंपनीज में पैसा लगाएगी, जो या तो पब्लिकली ट्रेडेड होगी तो उसको हटा देगी या तो प्राइवेटली जो एसेट्स होती है उस पर फोकस करेगी ना फ्रेंड। अगर बात करूँ कितने टाइप के, तो 3 टाइप के, लेवरेज, बायआउट, वेंचर कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल, ये 3 टाइप का हमारे पास प्राइवेट इक्विटी है। और अगर मैं HNI की बात करूँगा, इस HNI की बात करूँ तो हर एक जगह पर हर एक जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से HNI की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। बट फ्रेंड अगर इफ आई जस्ट क्विकली कंक्लूड HNI, तो अगर कोई भी व्यक्ति इसके पास 2 करोड़ बस इन्वेस्टेबल अमाउंट पड़ा हुआ है तो भैया वो बन जाएगा HNI। बढ़ते अगला,
भैया क्या प्रोसीजर है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज होने के लिए। ना फ्रेंड्स यू नो राइट कि इसको भी अगर एक्सचेंज बनना है तो पहले तो आपके अंदर की जो इंटरनल बॉडी है उसको क्रिएट करनी पड़ेगी। इंटरनल बॉडी का बेसिक मतलब होता है कि भैया आपको ऑफिस बेरर वगैरह बनाना पड़ेगा, आपके अंदर के बाईलॉज बनाने पड़ेंगे, फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपको दे देना चाहिए लाइसेंस इन अ पब्लिक इंटरेस्ट तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस वही बोला गया है कि सेक्शन 3 जो है यस जो फोकस करता है SCRA का, जो स्टॉक एक्सचेंज को रिकग्नाइजेशन की बातें कर रहा है, तो भैया आपको एप्लीकेशन डालनी याचिका डालनी है किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब फॉर्म है। और जब भी आप एप्लीकेशन दोगे, हर एक एप्लीकेशन के साथ भैया आप कॉपी दोगे बाईलॉज का, ठीक है। इसके साथ साथ दुनिया भर की चीजें होगी, गवर्निंग बॉडी के बारे में बताओगे, पावर ड्यूटीज ऑफिस बेरर के बारे में बताओगे, एडमिशन इनटू स्टॉक एक्सचेंज, कोई बंदा अगर स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना चाहता है वो कैसे बनेगा, उसके एक्सक्लूजन्स कैसे होगी, सस्पेंशन कैसे होगा, प्रोसीजर लिख के बताना है। प्लस अगर प्रोसीजर आपको इसका भी बताना है कि भैया कोई पार्टनरशिप मेंबर बनना चाहता है तो किस तरीके से काम चीज होगा, ये सब चीज बताने के बाद सेक्शन 4 के अंदर SCRA ये बोलता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, पब्लिक डोमेन में अगर उसको लग रहा है कि नहीं ये रिक्वायर्ड है तो ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना देगा जिसको लेकर ये कंफर्मिटी हो जाएगी यस इसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमको अप्रूवल दे देना चाहिए। सही बात है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें चेक करते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया एंटर बिटवीन क्या अग्रीमेंट हुआ है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो ये सब चीज़ देने के बाद ऑफिशियल गज़ेट में आप लोग की क्या आ जाती है, ग्रांट आ जाती है। देखकर ही मालूम पड़ जाएगा भैया अपना काम हो चुका है। नेक्स्ट क्या लिखा है, डिपॉजिटरी इंटरफेसेस विद द इन्वेस्टर टू द एजेंट कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सही बात है। तो यहाँ पे बताया पूछा गया है कि क्वेश्चन ये है बेटा जी आपका, डिस्कस द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आप चाहो तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को एक्सप्लेन करके उनका काम बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है किस तरीके से डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियन अलग है। भैया बहुत अलग अलग धड़क अलग है। इफ यू रिमेंबर इसका एक डिस्टिंग्विश मैंने नोट्स में भी लिखवाया है, JKC बुक में भी है किस किस तरीके से। अब फ्रेंड्स आई थिंक मैं क्वेश्चन गैप मार गया, दैट इज इनफॉर्मल गाइडेंस। मैं इनफॉर्मल गाइडेंस को डिस्कस करता हूँ बट सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ भैया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो भी है वो एक एजेंट जैसा एक्ट करता है। अब ऑलवेज आपको याद रखना कि इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जाएगा, वो DP के पास जाएगा। DP एजेंट बेसिकली यू कैन से इन बिटवीन पार्टी जो इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी के बीच में। इफ यू सी द फीचर्स, देखिए ट्रांसमिशन करना है या एजेंट जैसा काम करना है, या आप देख लो कि अकाउंट खुलवाना है या ऑफ मार्केट ट्रेड्स करना है, IPO के लिए आपको अल्टीमेटली इंटरफेस देना है, ये सब चीज़ें आपको मिलती है, आपको प्लेजिंग मिल जाती है, ये सब काम होता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियन के डिफरेंस के ऊपर बात करूँ, भैया डिफरेंस तो है। जो कस्टोडियन होता है भैया उसका काम होता है चीज़ों का या एसेट्स का क्लाइंट के बिहाफ पे ध्यान रखना। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी की बात करूँ, इनका काम सिर्फ ध्यान रखना भी होता है प्लस ट्रेड को फैसिलिटेट करवाना भी होता है। प्लस इनके ऊपर खुद के सेबी के जो रूल्स है वो दोनों अलग है ना। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मुझे छूट गया, दैट इज व्हाट इज इनफॉर्मल गाइडेंस, क्या पर्पस है। भैया पर्पस पूछ लिया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड लिखा कि कौन कौन से व्यक्ति इनफॉर्मल गाइडेंस मांग सकते हैं, तो और सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया और टाइम पीरियड पूछ लिया। भैया इतना सिंपल क्वेश्चन तो भैया जिंदगी में किसी को ना पूछे, भैया पूछ के रखा हुआ है। क्या क्या लेटर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले भैया कौन कौन से लोग इनफॉर्मल गाइडेंस ले सकते हैं, तो सीधी बात है एक लॉ बनाया गया था सेबी ने, सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस 2003, जिसके तहत अगर आप देखोगे तो भैया किस तरीके से इनफॉर्मल गाइडेंस लेना है, हेल्प लेना है। अगर आपको मन में डाउट है फ्रेंड्स क्या सबको इनफॉर्मल गाइडेंस लेने का मौका मिलेगा, आंसर इज नहीं। ऐसा कोई भी इंटरमीडिएट जो बिजनेस करता है, सेबी वाला काम करता है, लिस्टेड कंपनी, प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी, म्यूचुअल फंड यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो मनी मैनेजमेंट है, या बंदा एक्वायरर है, ठीक बात है। अगर ऐसा कुछ भी है तो भैया आप बिंदास जा सकते हो सेबी के पास। सेबी आपको दो चीज़ देगा, नो एक्शन लेटर एंड इंटरप्रेटिव लेटर। भैया जो आपका डाउट है उसको क्लियर करवा के देगा। नेक्स्ट नो एक्शन लेटर यानी कि भैया आपके अगेंस्ट कोई केस ले रही है, आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं लिया जाएगा, बिकॉज आप सच्ची का सामने से आए हो कि भैया मुझे इस चीज़ का डाउट है। सही बात है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े वो है पार्ट बी माय डियर फ्रेंड्स। ना फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चीज़ें आपको बस बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन, क्या लिखना चाहिए था आप लोग को। यस यहाँ पर मेन मकसद ये कि भैया एक तरीका है, इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को इंक्लूड करना चाहिए था। आंसर पेपर मंगवाओ, देखो आपने क्या क्या गलती करी है एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से ठीक भी करो माय डियर फ्रेंड्स। ओके माय फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है एंड व्हाट इज़ दैट। पार्ट बी बोलता है कि भैया XYZ लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी
and now wishes to expand its business. For expansion, company decided to an IPO. ठीक है, तो IPO करने की चाहत रखती है, तो कंपनी को एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट था। ओ भाई साहब, एलिजिबिलिटी पूछ लिए तो भैया रटवा दिया था। ठीक है, और भैया कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे पूछा कि भैया व्हाट इफ एलिजिबिलिटी आप मेट नहीं करते हो तो फिर क्या होगा। ये भी एग्जाम्पल के साथ, रियल एग्जाम्पल के साथ, कौन सी कंपनी ने क्या कौन सा किया था ये तक भी बताया था लाइव लेक्चर के अंदर। यस, अब फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो आपको याद रखना कि भैया आपका जो नेट टेंजिबल होगा 3 करोड़ होगा। ठीक है, प्लस आपका जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 15 करोड़ होगा, आपका जो नेटवर्थ होगा 1 करोड़ होगा। ये आपका बेसिक यू कैन से टर्म्स एंड कंडीशन। अगर नाम चेंज हुआ तो नए नाम से 50% रेवेन्यू आपको नए नाम से आना चाहिए। नंबर डियर फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार होता है कि कंपनी ये चीज़ को कंप्लाई नहीं कर पाती, ये सब चीज़ों को अल्टीमेटली देख नहीं पाती है, कंप्लाई नहीं कर पाती। अगर ऐसा है तो भैया आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, जो अलॉटमेंट होगा एटलीस्ट, यानी कम से कम जो 75% पूरा इशू है इसका, कम से कम आप QIB को देना। अगर कंपनी फेल होती है तो अगर आपको पता रहेगा जोमेटो ये सब चीज़ों से पर यू कैन से ये सब चीज़ फुलफिल कर रही थी, तो उन्होंने ये सब रूल फॉलो किया था। दैट इज जो आपके पास अल्टरनेट मेथड है उसके तहत काम हुआ था। खैर आगे बढ़ते, यहाँ पे बहुत ही अगेन ईजी सवाल पूछा गया। ठीक है, यहाँ बोले कि भैया एक म्यूचुअल फंड है जिसकी पोर्टफोलियो साइज इतनी है 240 मिलियन। सपोज उसके पास इट ओव्स 8 मिलियन to the investment advisors and of other 2 million in wages। तो भी एकदम प्रॉपर तरीके से पता है कि भैया उनके खर्चे क्या है। द फंड हैज 5 मिलियन शेयर्स। इतना सिंपल सवाल कोई दे नहीं सकता। व्हाट डू एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया, फॉर्मूला है जो भी आपके इनकम है माइनस आपका एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। और इसकी एनएवी क्या है पूछी गई भैया, तो एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब एनएवी देखकर हमको मालूम पड़ता है भैया कंपनी का प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखवाया, देखो फ्रेंड्स, जितने भी एसेट्स है, जितने भी वो सारे एसेट्स का नाम वाम लिखा हुआ है कि भैया ये सबको ऐड करो, माइनस करो एंड अल्टीमेटली वी हैव टू डिवाइड इट। डिवाइड किससे करोगे भैया, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट से। जैसे ही आप ऐसे करते हो भैया आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो 240 माइनस 8 माइनस 2 ये आपका खर्चे थे, उसको डिवाइड करो तो 5 मिलियन से आपको मिल जाएगा 46 रुपीज़ एनएवी है। ये तो एकदम बेबी क्वेश्चन है। 5 मग आपको ऐसे ही परोसे गया थाली में। अगर आप ये नहीं ले पा रहे हो थाली में तो भैया इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट पूछा गया भैया एबीसी एक लिस्टेड एंटिटी है और जिसकी बोर्ड ऑफ हैविंग इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके सीएस और आपको भैया बोला गया कि ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशनल रूल बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑडिट कमेटी में। रेगुलेशन 18 की बातें हो रही है यहाँ पर कि भैया आपको ऑडिट कमेटी बनाना है, इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेंगे एज मेंबर और 2/3 ऑफ मेंबर जो होंगे ऑडिट कमेटी का वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर कंपनी आपकी लिस्टेड है, ठीक है, और आपके पास आउटस्टैंडिंग जो सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है वो ऑडिट कमेटी होगा, वो उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। ठीक है, बिकॉज नेचुरली ऐसा ही होगा क्योंकि अल्टीमेट आप देखोगे तो कन्फ्लिक्टिंग पावर या पावर बहुत ज़्यादा है। जो चेयरपर्सन होंगे ऑडिट कमेटी के वो इंडिपेंडेंट होंगे और कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो सेक्रेटरी इस कमेटी का भी एक्ट करेगा। नहीं भी लिखते तो ये डीम्ड है, या तो एनी अदर पर्सन को बैठा सकते हो अगर आप बिजी हो तो ऑडिट कमेटी का मेक श्योर यही हो कि भैया जो फाइनेंस वाली काम है वो सारा जो इंटरनल ऑडिट वाला काम है ये सब देखते हैं। कभी कोई विजिल मैकेनिज्म का अगर मैटर बहुत अर्जेंट है तो वो भी देखते हैं। तो कमेटी एट इट डिस्क्रिप्शन शैल इनवाइट फाइनेंस डायरेक्टर, हेड ऑफ फाइनेंस या हेड ऑफ ऑडिट या स्टैट ऑडिट देख लो, इनको बुला सकती है, इनसे बातचीत कर सकती है। ठीक है, और तो ये सब चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑल द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड एक्सपर्टीज। तो भैया लिटरेट सब लोग चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए कि भैया आपको फाइनेंस समझता हो, उनमें से एक आदमी टॉप आदमी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया, ऑडिट कमेटी का काम क्या है, तो भैया ऑडिट कमेटी का ये एक काम है ओवरसाइट करना लिस्टेड एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस, डिस्क्लोजर्स का प्रोसेस कि बराबर से काम होना चाहिए। रेकमेंड करना कि भैया एक बंदे का अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन कितना होगा ऑडिटर का। नेक्स्ट भैया अप्रूवल देना, जो भी ड्यूज है ऑडिटर्स के वो प्रॉपरली क्लियर होना। फिर दुनिया भर की चीज़ रिव्यू करना, जैसे कि डायरेक्टर रिपोर्ट में बराबर हुआ है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर प्रैक्टिसेस चेंज किया तो क्यों किया है उसका रीज़न। फिर बताएगा भी हम मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से उसका एक्सरसाइज किया गया। तो ये जितने भी अकाउंटिंग वाला काम है, आप आरपीटी देखोगे, आप विजिल मैकेनिज्म देखोगे, ये सब चीज़ आप देखोगे एंड चीज़ें आपको ये सब क्वार्टरली बराबर से बतानी है कि भैया क्या आप प्रॉपरली गवर्नेंस हो रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे और भी चीज़ें थी कि रिव्यू करना मैनेजमेंट का, रिव्यू करना मॉनिटर्स या ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस का। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, 15, 16, 18, 19, 20 बातें बताई कि कमेटी करता क्या।
जितने भी आप देखोगे मेन काम जहाँ पर इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वहाँ पर ये बात हमेशा आती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑडिट कमेटी का रोल है। अब फ्रेंड मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरा रोल तो, इतने सारे रोल तो लिख नहीं पाते जो इंस्टीट्यूट हमको बता रहे हैं, इतने रोल तो आप लिख नहीं पाते, बट यस आप एटलीस्ट 8 से 9 रोल आराम से लिख सकते थे। बट खैर एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पर आराम से आप आधा क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक, कॉम्पोजिशन वगैरह आराम से लिख सकते थे, इतना सारे रोल तो नहीं, बट हाँ आप रोल एग्जीक्यूट जो बेसिक है वो आप बिल्कुल कर सकते थे ना। फ्रेंड्स अगर मैं आगे बात करूँ, आगे एक क्वेश्चन है कि भैया RMM Limited is the listed company engaged in automobile sector, manufacturing cars in India. Due to the growing demand of the car in the market, the requirement of the manufacturing more cars become essential. The competitor also thinking in this essential line, the management of the company has apprehensively experience किया हुआ है कि भैया एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, तो CEO चाहते हैं कि भैया हम लोग क्या दे दें, स्वेट दे दें टू रिटेन देम। अब आपको पूछा गया है, आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, तो साहब जी आप बता दो मैनेजमेंट को कि अबाउट इशू ऑफ स्वेट शेयर्स, मैक्सिमम क्वांटम, ये तो आराम से लेक्चर में चिल्ला के बताया था, एंड भैया प्राइसिंग बता दो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितना मार्क? 5 मार्क बोनस दिया है भैया, बोनस दिया है। बट ये बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते एट दी एंड, बिकॉज पता नहीं मे बी उनको सिलेबस बहुत वास्ट लग रहा है। फ्रेंड्स डिवाइड करो अपना पूरा स्केड्यूल, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्या करनी है। स्केड्यूल एक टाइमलाइन बनाओ कि भाई मुझे इस टाइमलाइन में खत्म करना है। जून अटेम्प्ट बहुत नजदीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको टाइमलाइन अब तक बना लेना चाहिए ना। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, कंपनी अपने जो भी शेयर्स स्वेट में देना चाहते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है सेक्शन 54, अगर आपको पता होगा। प्लस आपको फॉलो करना पड़ता है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 आपको फॉलो करना पड़ता है ना। फ्रेंड्स स्वेट शेयर मतलब क्या होता है? ऐसा कोई शेयर जो इक्विटी शेयर है जो आप आपके एम्प्लॉय को दे रहे हो कोई भी नाम से, बट येस आप कंपनी के अंदर वो वैल्यू एडिशन ला रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको एड ऑन कर रहा है आपकी लाइफ में, तब जाके हम लोग अल्टीमेटली ऐसे टाइप के शेयर्स हम लोग देते हैं ना। किसको देते हैं? एम्प्लॉय जो इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया के बाहर काम कर रहा है। डायरेक्टर को देंगे होल टाइम और नॉट, फर्क नहीं पड़ता, बट मैक्सिमम क्वांटम भैया ये रहा तुम्हारे पास क्वांटम। सबसे पहले याद रखना कि वन टाइम, पहले तो एक वन टाइम लिमिट है। वन टाइम लिमिट यहाँ पे याद रखना, वन टाइम लिमिट जो है भैया वो है 15% ऑफ द कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। सेकेंड चीज, लाइफ टाइम जो आपका लिमिट है वो है 25%। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है तो भैया आपका यही परसेंटेज जो 25 गिन रहा हूँ इसको हम लोग 50 गिन लेंगे। फर्दर अगर आप ऐसी कंपनी जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है तो शैल बी परमिटेड टू इशू मोर देन द 15% ऑफ पेड अप कैपिटल इन द फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू जो ओवरऑल लिमिट रहेगा वो 50% रहेगा। ठीक बात है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो भैया यहाँ पर जो भी आपको प्रेफरेंशियल इशू का जो प्राइसिंग होता है सेम टू सेम आपको वही प्राइसिंग में देना है। ठीक है, ये भी आप देखोगे तो प्रेफरेंशियल इशू की प्राइसिंग हम लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, बट ये बस जैसे मॉडल में दिया हमने वैसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाए कंपनी है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी शिबू लिमिटेड एंड इट्स डायरेक्टर मोबिलाइज करना चाहते हैं कुछ फंड फ्रॉम इन्वेस्टर फ्रॉम डिफरेंट लैंड एंड प्लॉट अलॉटमेंट स्कीम्स। भैया ये तो बहुत तकलीफ वाली काम है एंड उनको CIS के कुछ रूल्स फॉलो वगैरह करने। इट वॉज नोटिस बाय दीज स्कीम्स हैव बीन कैरिड आउट विदाउट ऑपरेटिंग लाइसेंस। ओ माई गॉड, यहाँ पे पहले तो सवाल पूछा कि एक्सप्लेन द एक्शन इनिशिएटेड बाय द सेबी ऑन शिबू लिमिटेड एंड इट्स डायरेक्टर। ओके, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 11AA एंड फिर बोला कि भैया क्या क्या रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन है। ये भी लड्डू क्वेश्चन था बिकॉज ये भी हमने एनीवेज क्लासरूम में कर रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो भैया आपको सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा अगर आप CIS जैसे एक्ट करना चाहते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो फिर तो भैया आपको दबा के पेनल्टी है। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भैया इन्वेस्टर्स को जो भी पैसे उन्होंने लगाए वो तो पहले तो एनीवेज आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक बात है। आप देखोगे भैया रेगुलेशन 65 ऑफ सेबी CIS regulation 1999 state that SEBI may in the interest of the security market and the investor may give such direction it deems fit in order to ensure effective observance of these regulation including directors and जो भी पर्सन हमको ज़रूरत है सारे पैसे रिफंड करा दिया जाएगा। तो भैया सीधी बात नंबर 1 आपको पैसे रिफंड करवाने। अगर मैं 11AA की बात करूँ जो CIS के अंदर बातें हो रही है तो भाई बात समझने की बहुत ज़रूरी कि भैया CIS क्या है। पूल ऑफ फंड है जिसके अंदर आप पैसे लगवाओगे,
अगर आपको याद है कि भैया अगर 100 करोड़ का है या उससे ज़्यादा है तो अब एक डीम सीआईएस बन जाते हो तो आपको सारे प्रोविजन एनीवेज फॉलो करने पड़ेंगे ना फ्रेंड्स। यहाँ पे बोला कोई भी स्कीम अरेंजमेंट अगर आप किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो तो भैया कॉन्ट्रीब्यूशन पेमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर व्हाट्सएवर नेम जो भी है वो पूल्ड मनी में आप डालोगे, वो पर्पस जो भी जिसके लिए बताकर आपने लिया वट एवर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वहाँ आप यूज़ करोगे। जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी दिया जाएगा be made in the scheme or the arrangement by the investor with the view to receive profit. Why people invest? भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। फ्रेंड्स ये सब जो भी प्रॉपर्टी खरीदता है ये सीआईएस अपने एंड पे खरीदता है एंड अल्टीमेटली अपना कमाने के बाद अपना कमीशन काटने के बाद दे देता है पैसा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को। ये सारे पॉइंट्स एनीवेज मैंने लिखवाए भी है आप देखिए जरूर चेक करना जरूर कि भैया हमने इसको डिस्कस भी किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बातें बोली गई है, फॉलोइंग स्कीम अरेंजमेंट शैल नॉट बी सीआईएस। कब भैया एक्सेप्शन है, जाके जाओ सारे एक्सेप्शंस करवाए बिकॉज ये सब वो एंटिटीज है जिनके ऊपर कुछ और लॉज लग रहे हैं। जाके देख लो माय डियर फ्रेंड्स, जाके देख लो। तुम्हारे को जब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग रिकॉर्डिंग में दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग में मैंने इसको खुलेआम बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, जाके देख लो। ये सारी चीज़ जितने भी आप देख रहे हो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ बिकॉज ये पेंशन स्कीम ले दो या आप डिपॉजिट ले लो, ये सबके ऊपर नो डाउट इट्स अ पूल फंड बट इनके ऊपर कुछ दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भैया जो सेबी का एक्ट है वहाँ पे यही बोला कि नो पर्सन शैल स्पॉन्सर और कॉस्ट टू बी स्पॉन्सर और कैरी आउट और कॉस्ट टू बी कैरी आउट, ऐसा कोई भी आप देखोगे काम का जो थोड़ा सा क्या हो जाएगा घातक वातक हो जाएगा। अब आप देखो आप एमएफ ले लो या कोई भी ले लो, ये सब चीज़ जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं लोगे तब तक ऑब्वियसली बात आप इसका उल्लंघन कर रहे हो और ऐसा कुछ भी हुआ है तो भैया आपको सारे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो तो भैया पूरा जन्म कुंडली दिया हुआ है कि आपको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन ले लिया होता है कि भैया मैटर सॉल्व हो जाता। अब ये प्रोविजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे जो रेगुलेशन 4 है ऑफ सीआईएस जो यही बोलता है कि भैया कोई भी व्यक्ति अगर ये बिजनेस करना चाहता है तो भैया ऑफ सीआईएस के रूल्स के हिसाब से अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर ले। अब ऑब्वियसली बात है ये जो क्वेश्चन था बहुत बड़ा आंसर आप बना सकते थे बिकॉज हमने क्लासरूम के अंदर ये और ये तीनों पे डिस्कस करा हुआ है, बट मोस्टली आपको इसका रेडीमेड आंसर मैंने बना के दिया। ये तो रेडीमेड आंसर था बना कर दिया हुआ है। चलिए जी अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा है एचएम लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है विद पेड अप कैपिटल ऑफ 30 करोड़ की पेड अप कैपिटल, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इन 31 मार्च इज 59 करोड़। ओके जी ठीक बात है। कंपनी इज लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इन लोग को करानी वॉलंटरी लिस्टिंग। भैया मजे। अब यहाँ पे बोले प्रोसीजर बताओ। ओ भाई तो प्रोसीजर भैया प्रोसीजर रट्टा मरवा दिया। आप जाओ और मुझे बताओ कि भैया आपको याद आ रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स फिर भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा उनका एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम हुआ है कि भैया वो एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे। भाई साहब टाइम मैनेजमेंट करो, ये सब चीज़ क्लासरूम में अच्छे से याद करवाया है इन डिटेल, क्यों किस लिए क्या। यहाँ पे लिखा भैया एडवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द कंडीशन एंड प्रोसीजर इज एग्जिट ऑपरेशन नॉट रिक्वायर्ड एंड प्रोसीजर जब रिक्वायर्ड है। तो भैया एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है भैया, आपको सबसे पहले कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप वॉलंटरी डिलिस्टिंग समझा भी सकते थे। अब यहाँ पे पूरा बताए पहले आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज के पास एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आप इसकी ऐड लगाओगे और आपको अपने फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के रिपोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो भैया आप ये सब चीज़ों में ना आप जब भी मैं ऐड देता हूँ तो ऐड के अंदर एक्सचेंज का नाम जहाँ पर लिस्टेड है ये सब चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोसीजर की बात करते हैं भैया, आपको दुनिया भर का काम करना है, आपको इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, आपको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है, फिर बोर्ड अप्रूवल लेना है, फिर शेयर होल्डर अप्रूवल में अगर आपको याद रहेगा तो ये मैंने उस पर सम्स करवाए थे, इसके सम्स करवाए थे, यस। फिर आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना 15 डेज, अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो देखो 15 डेज आपको अच्छे से याद रहेगा तो मैंने पूरा सा डायग्राम बना के रखा था लाइन से कि आपको एस्क्रो कितने दिन में खोलना है, आप रिवीजन कब कर पाओगे। देखो लेटर भेजोगे, फिर बिडिंग चालू होगी, फिर डिस्कवरी प्राइस आएगी, अगर प्राइस नहीं जम रहा तो काउंटर भी होगा, 2 दिन के अंदर काउंटर होता है। देखो ये 2 दिन के अंदर काउंटर होता है। तो यार एट दी एंड हमने ये सारी चीज़ें, सारी एप्लीकेशन, सारे का सारा जन्म कुंडली इन डिटेल ऑलरेडी देख के रखा हुआ है। अब मुझे पता नहीं आप लोग इसको एग्जीक्यूट करने में क्या दिक्कत कर दी भाई। ये पूरा आंसर आप लिख सकते थे, यस। तो ये भी बहुत ही मैनेजेबल क्वेश्चन है, पूरा प्रोसेस है इसके अंदर कि आपको इतने दिन में यहाँ जाना है, इतने दिन में ये प्रोसेस फॉलो करना है। अगला ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टर बाय शेयर्स इन म्यूचुअल फंड ऑफ ₹400 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड डिस्ट्रीब्यूट
11.20, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन NAV इज 468.0। तो इन्वेस्टर का ROI क्या? बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा आबड़ खाबड़ हो गया। तो यहाँ पे जितना आपने कमाया डिवाइड आपने कितना लगाया, मल्टीप्लाई आपका प्रॉफिट डिवाइड बाय आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो जो भी आपने अर्निंग किया, आप पहले अपना अर्निंग लिख दीजिए एंड अल्टीमेटली उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो। आपने 80 रुपये कमाया, कितना लगाकर 400 रुपये कमाकर, तो आपकी जो आमदनी होगी 20% हो गई। ये तो एकदम 2 मिनट में सॉल्व हो जाता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये सवाल नहीं है, बवाल है। अब देखो इतने बड़ा सवाल है, आधे लोग सवाल देख के डर जाते हैं। क्या सवाल में पूछा था देखते हैं। भैया बाईबैक करने की प्लानिंग चल रही है। भैया बाईबैक पे सवाल है, बाईबैक का वीडियो उठा के देख लो। भैया हमने बोला था कि बाईबैक पे सवाल करना ही है, जहाँ पे लोग पूछ रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल शेयर जो आप कर सकते हो, करंटली बैंक बैलेंस वगैरह ये सब दिया हुआ है और आपके पास कंपनी के कुछ डिटेल्स हैं। जैसे कि आप देखोगे तो भैया आपके पास 3 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये का, 25,000 12% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स है। आपके पास जनरल रिजर्व है, PNL है, SP है, डिबेंचर्स है, सुनरी क्रेडिटर्स है, फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है और करंट एसेट्स भी आपके पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 2 सवाल पूछे गए। एक तो भैया आप लोग को पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना ऑफर प्राइस दे सकता है। आ जाइए। सबसे पहले तो भैया हमने पूरा कैलकुलेशन किया कि कैपिटल कितना है। हमने पर डेटा पॉइंट लिख दिया, जनरल रिजर्व, PNL, SP। याद रखना 68 सेक्शन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूड करना होता है। हमने सीधा क्या कर लिया, इसका अल्टीमेट 25% ले लिया। अगर आपको पता रहेगा मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक अपन 25% लेते हैं। फ्रेंड्स हमको फॉलो करना पड़ता है डेट इक्विटी रेशियो 2:1। कुछ कंपनी को 6:1 भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम अपना निकल कर आ रहा है, ये अमाउंट निकल कर आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपको पता रहेगा फर्दर, अगर आपको पता रहेगा कि पूरे फाइनेंशियल ईयर की लिमिट भी 25% है। एक तो लिमिट है बट पूरे साल की भी लिमिट कितनी 25%। तो जो भी आपका है तो आपको देखना पड़ेगा भी आपकी कंपनी के अंदर कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। तो आपको अमाउंट लेना है, ये आपकी अमाउंट आ गई, इसको आपको अमाउंट लेना है। ठीक है, अमाउंट ले लिया, ये आ गया आपका अमाउंट। इसको डिवाइड कर दो फेस वैल्यू से, जो भी आपका आंसर आएगा भैया उसका मल्टीप्लाई बाय 25% को आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर ये आपके पास अमाउंट अवेलेबल है, ये अमाउंट अवेलेबल फॉर बाईबैक है और आप पूरे साल में कितने शेयर्स बाईबैक कर सकते हो 75,000, तो आप 35 रुपीज़ पर शेयर इक्विटी शेयर्स बाईबैक कर सकते हो। तो एक बहुत ही मस्त सवाल था। यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट किया गया वो बताया गया कि किस तरीके से हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करें। यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है कि भैया डेट इक्विटी रेशियो किस तरीके से, मतलब डेट डिजायर्ड डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है। इक्विटी मेंटेन आफ्टर बायबैक, तो भैया अपन इतना इक्विटी मेंटेन करने वाले, अगर FIR वगैरह सब ऐड कर दे तो ये अपने को इस तरीके से अमाउंट पूरा परमिसेबल तरीके से मिल रहा है कि भाई आप लोग इस तरीके से माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाना है। ठीक बात है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया सरला लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कमला इज द CFO हु वर्क्स ऑन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेमलता, जो है CEO of the company. On instruction of Premlata, Kamla has dealt with the security trading in Kamla indulged in front running. Oh my God, ये तो भैया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। और इसका जो हमने फ्रंट रनिंग क्या होता है इसका ऊपर हमने बहुत इन डिटेल बात करी थी, जहाँ पर एक्सेस म्यूचुअल फंड के ऊपर भी बहुत सारी विवाद उठी थी। बट खैर आगे बढ़ते हैं। प्रेमलता फॉर ट्रेडिंग सम स्क्रिप्ट एंड स्क्वेयर ऑफ का मतलब होता है बेच देना। विद द प्रेमलता बाय मेकिंग wrongful gain. Whether the action of Kamla is appropriate? भैया बिल्कुल भी नहीं। You are required to mention the prohibition on certain dealing of securities and manner of service of summons and notice issued by SEBI. तो भाई साहब यहाँ पे तो पूरी तरीके से फ्रंट रनिंग के आपको समझाना है। अगर आपको याद है कि ये एक तरीके का रेगुलेशन 3 का प्रोहिबिशन है, तो यहाँ पे एक पूरा रूल हमने देखे रखा है भैया, आप किसी भी तरीके से बाय सेल डील नहीं करोगे, या तो आप परचेज वजेज करोगे नहीं अगर आप रिलेटेड हो। ठीक है, आप कोई भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करो जिससे आप लोग आर्टिफिशियली प्राइस को डिफ्रॉड कर रहे हो, या ऐसे कोई भी प्रैक्टिस है कोई भी बिजनेस में रहना नहीं जहाँ पे आप मैक्सिमम लॉस करो किसी का भी। तो फ्रेंड्स इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही क्रिएट हो ही जाएगा कि भैया आपने बहुत बड़े लेवल पे आपने जो फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस है आपने वो कर लिया ना। ऐसे केस के अंदर आपको समन दिया जाएगा सेबी के द्वारा, जो एनीवेज हमने देखा, प्लस आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन डिलीवरी भी की जाएगी, ये आपको मस्त सर्विस दिया जाएगा भैया। फिर आप आओ और आने के बाद उसके ऊपर बातचीत होगी, बट कहाँ जाएगा आपको ईमेल वगैरह करेंगे। अगर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट हमने आपके एड्रेस में भेजा, जो आपको लास्ट पता है हम वहाँ पर भेजेंगे, जहाँ पे आप पर्सनली वर्क करें तो हम वहाँ पे भेजेंगे। बट अगर कोई भी नहीं है तो भी हम समन दरवाजे पे लगा के आएंगे जहाँ पे आपको 2 विटनेसेस का साइन होगा। ठीक है, ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी क्लासरूम में इन डिटेल डिस्कस करके रखा था कि किस किस तरीके से होगा। हम न्यूज़पेपर में ऐड भी दे देंगे। ये लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट है कि भी जहाँ पर ये होगा।
अब बढ़ते आगे ये भी हमने डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करके रखा हुआ है। ओ भाई आगे भैया हम लोग छठे क्वेश्चन में, ये हमको आराम से आ जाएगा, ये हमको आराम से आ जाएगा, ये हमको आराम से आ जाएगा, ये भी, और यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको रुकावट आ सकती है बी और सी में, बट बाकी मुझे लगता है मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया था ग्रीन डेट सिक्योरिटी। क्या होता है, जब भी आप पैसा उठाते हो, कर्जा उठाते हो, बट आप ये सब जो एनवायरनमेंट वाला जो काम करते हो, ये वाला जो आप काम करते हो, अगर ये वाला जब काम कर रहे हो, ये वाले के लिए आप पैसे उठा रहे हो, तो भैया आप लोगों को बिल्कुल 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 100% अलाउड है पैसा उठाओ, बट ये सब चीज़ें आपको पहले से मेंशन करनी पड़ेगी आप पैसे क्यों उठा रहे हो। नेक्स्ट इज नेटवर्थ। तो भैया नेटवर्थ की यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन देके रखी हुई है। तो यहाँ पे नेटवर्थ की बेसिक डेफिनेशन ये भाई नॉर्मली बताऊँ, एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। बट यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें ली गई भैया। यहाँ पे एग्रीगेट करना टोटल ऑफ पेड अप कैपिटल, सारा रिजर्व जो प्रॉफिट से, एसपी से, सारा डेबिट क्रेडिट बैलेंस आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। ये सब डिडक्ट करने के बाद लॉसेज एडजस्ट करोगे, राइट ऑफ वगैरह एडजस्ट करोगे, जिसके अंदर आप क्या नहीं लोगे, जो रिजर्व हमने रिवैल्यूएशन से बना के रखा, ये रिजर्व का अपन इस्तेमाल नहीं करते। मैं बोला यहाँ पर आपको रुकावट आएगी तो भी। नेक्स्ट इज ट्रांसफर एजेंट। चलो आ जाओ ट्रांसफर एजेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। भैया ट्रांसफर एजेंट भैया वही है जो भैया हमको हेल्प करेगा। एक ऐसा इंसान है, ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जो मेंटेन करता है बुक्स रिकॉर्ड्स होल्डर के। जो अभी बड़ी बड़ी कंपनी है वो थोड़ी अपने शेयर्स की बाइंग सेलिंग हो रही है इतनी सारी, तो क्या अपने शेयर होल्डर का नाम थोड़ी याद रखेगा कि भैया हाँ ये मेरा शेयर होल्डर है या ये मेरा ये है। इट इज टफ टू रिमेंबर। इट्स द होल एंड सोल रीजन वी हैव अ ट्रांसफर एजेंट हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस। अब भैया या तो आप तुम्हारी कंपनी के अंदर रख दो या तुम बाहर रख दो, डिपेंड करता है तुम्हारी कंपनी के अंदर जब सिक्योरिटीज होल्डर 1 लाख से ज़्यादा तब ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एएमसी भैया आपको पता ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनका काम होता है भैया क्लाइंट के बीएफ पे एसेट मैनेज करना, और दीज ऑल थिंग्स विल बी अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड के अंदर रहेगा। बट अल्टीमेटली एक एएमसी कंपनी है और ये सब पैसा अर्न कैसे करती है, ये पैसा अर्न करते हैं अपने ही क्लाइंट को पैसा चार्ज करते हैं। एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भैया। आरएचपी में 2 इन्फॉर्मेशन हमेशा गायब होती है, एक तो प्राइस, दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि भैया इसके अंदर हमेशा प्राइस बैंड होगा और बाकी सब चीज़ें छुपाई होगी। कभी भी ऐसा होता है तो भैया आप आरएचपी अल्टीमेटली इशू करते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो भैया आरएचपी डज नॉट हैव डिटेल्स ईदर द प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। दिस मीन दैट इन केस ऑफ प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज, नंबर ऑफ शेयर्स एंड द अपर एंड लोअर प्राइस इज डिस्क्लोज। सीधी बात है, प्राइस बैंड होता है। ऑन द अदर हैंड the issuer can state the issue size and number of shares are determined later। ये होता है बहुत बार। जो भी आरएचपी एफपीओ को होता है वो आरओसी के वो विदाउट द प्राइस बैंड, एंड इशूअर उसको बाद में न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट दे सकता है 1 day बिफोर द ओपनिंग इशू, ठीक है। इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशूज इट्स अ प्रोसेस जहाँ पर आप लोग ऑब्वियसली द प्राइस डिटरमाइन बाद नहीं करते हो, तो ये सारी डिटेल्स हम आरएचपी में बिल्कुल बताते नहीं जब आरओसी में हम फाइल करते हैं। एंड एक बार प्राइस डिटरमाइन हो जाता है फिर हम बात की बात उसको बताते हैं। मतलब जैसे कंप्लीशन हो जाएगा जो डिटेल है फाइनल प्राइस का, इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे एंड ये हम लोग आरओसी को बाद में फिलअप करके दे देंगे एज अ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्राइस फिक्स तभी होगा जब बिडिंग आप करोगे एंड तब फाइनलाइज हो जाएगा। अब अगर आते तो भी हम लोग आगे ऑलमोस्ट लास्ट वाले ही क्वेश्चन में आ गए। लास्ट वाला ही क्वेश्चन है जहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे कुछ बातें बोली गई। मिस्टर पी जो है वो एमडी है एबीसी कंपनी का और वो होल्ड करता है चेयरमैनशिप ये फॉलोइंग कंपनी में। कंपनी का नाम एबीसी, ठीक है। होल्ड टाइम डेट ऑफ एक्सपायर, बाप रे, एमडी ऑफ केएमएल, मेंबर ऑफ नॉमिनेशन कमीशन ऑफ एबीसी। तो भैया क्या उसकी डायरेक्टरशिप की लिमिट अलाउड है कि नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपको पूरा डायग्राम याद है, मैंने पूरा डायग्राम बनवाया था किस किस तरीके से एक बंदा कितने जगह पे बन सकता है। अगर आप यहाँ पे आपको देखने में लेके भैया 203 कंपनी तक क्या बोलता है, लेकिन भैया होल्ड टाइम केएमपी shall not hold office more than one company except in its subsidiary at same time। सीधी बात है ना, फुल टाइम काम करोगे तो एक ही जगह फुल टाइम कर, 2 जगह 3 जगह कैसे जा सकते हो। However, third provision of section 203 clause 3 क्या बोलता है, provide that the company may appoint or employ a person as its managing director if he is MD or manager of one or not more than one other company and such appointment is made by the approval of passing resolution। अब एक आदमी बहुत तोप आदमी है, वो हमको हमारी कंपनी में चाहिए तो अप्रूवल लेके बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। किस का, ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट द मीटिंग, और इसके लिए स्पेशल नोटिस आप सबको भेजोगे। हम यहाँ पे क्या बोला गया, इन गिवन केस मिस्टर पी इज एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर इन टोटल 3 कंपनीज एबीसी, फिर भैया एक्सवाइजेड, बिल्कुल एक्सवाइजेड, और भैया और केएमएल में भी एमडी है। तो भैया हाउएवर विच इज एन कॉन्ट्रावेंशन है भैया। हाउएवर आप देखोगे सेक्शन 165 ये बताता है कि पर्सन शैल होल्ड, आपको पता रहेगा
भैया मोर देन डायरेक्टरशिप जो है वो ये 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप हो सकता है, और जो हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं वो 10। हालांकि जो बेसिक अमेंडमेंट आया है इस 10 को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अब गिनती के वक्त हम लोग 7 लिस्टेड कंपनी की करते हैं। अब फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति ना सिर्फ ग्रुप 2 कर रहा था, तो भैया वो व्यक्ति ये लिख पाता था, वो व्यक्ति ये लिख नहीं पाता, क्योंकि कंपनी का बाटे बाड़ी है फ्रेंड्स। तो अगर आप यहाँ पे गलती भी मार खा गए, अगर गलती भी हो गई तो इट्स भूल चूक माफ है, बिकॉज आप दो ग्रुप में दे रहे थे। तो यहाँ पे देयरफॉर बोला गया कि भैया जो पी लिमिटेड बी नेम्ड एंड होल्डर ऑफ डायरेक्टर ऑफ 3 कंपनी, ये विद इन द लिमिट है ऑफ 165 एंड 17 है। आप डायरेक्टर तो बनाओ, बट होल टाइम वाली पोजीशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक बात है, डायरेक्टरशिप तो अलाउड है भैया, आप डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो, बट एक्टिवली मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर क्या लिखा है, XYZ Limited is a listed company and it has constituted all committees in compliance with this regulation. Its audit committee have 6 directors, out of which 5 are independent. क्या बात है? In the meeting of the audit committee, 2 directors were present and 1 executive and 1 independent. तो भैया क्या इस कंपनी का मीटिंग जो हुआ है वैलिड हुआ कि नहीं? अब तो आपको पता रहेगा, ये ऑडिट कमेटी का रेगुलेशन है 18 है, ठीक है, LODR का। अब अगर कोरम की बात करूँ ऑडिट कमेटी का, तो वो कैसे करेंगे, 2 या 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी विच एवर इज ग्रेटर, और उसमें से 2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर आपने दिया गया केस अगर आपने बराबर से देखा तो कोरम रिक्वायरमेंट क्या होगा, 2 या 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ व्हाट, 1/3 ऑफ 6 मेंबर विच इज ग्रेटर। तो भैया अगर मैं अल्टीमेटली बताऊं कि देयरफॉर 2 मेंबर हु शैल बी इंडिपेंडेंट ओनली टू बी फुल्ली रिक्वायरमेंट ऑफ द कोरम, तो 2 तो रहने चाहिए। अब पूरे केस में हुआ क्या, पूरे केस में 2 डायरेक्टर प्रेजेंट थे, बट 1 वॉज नॉन एग्जीक्यूटिव एंड दूसरा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये जो मीटिंग है वैलिड ही नहीं है, बिकॉज भैया ये तो प्रोविजन को पूरा नॉन कंप्लायंस कर रही है, तो मीटिंग भैया इनवैलिड है। अब भैया बढ़ते आगे, एक कंपनी ABC एक लिस्टेड कंपनी है, और उसकी फाइनेंशियल डेटा आपको ये रहा, उसका ऑथोराइज कैपिटल इतना है, हमको फर्क नहीं पड़ता, पेड अप इतना है, जनरल रिजर्व इतना है, डिबेंचर DRR इतना है, ये यूज नहीं होता है। देखते हैं क्वेश्चन बायबैक है, मुझे पता है ऑलरेडी। यहाँ पे बोले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पास द रेजोल्यूशन बाय सर्कुलर फॉर बोर्ड बायबैक द एक्सटेंट ऑफ 8% ऑफ कंपनीज पेड अप एंड फ्री रिजर्व। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोजल विद रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन, ठीक है। एंड व्हाट इज योर सजेशन इफ कंपनी बायबैक 12% ऑफ द कंपनीज फ्री रिजर्व। जरा मेरी बात समझो यहाँ पे, तो भैया पहले तो आपको समझना पड़ेगा लिमिट्स वगैरह जो है। आप समझो, कंपनी शैल नॉट ऑथराइज एनी बायबैक whether by way of tender offer or from open offer unless SR has been passed, ठीक है, at a general meeting of the company for the buyback. However, SR is not required whether buyback is 10% or less. आपको पता है ना BR मेथड मैंने आपको बताया था, ठीक है। Such buyback has been authorized by the board of director by passing BR. ये तो बेसिक हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखोगे तो भैया अगर कोई व्यक्ति बायबैक करना चाहता है, वो भी 8% ऑफ फ्री रिजर्व वगैरह वगैरह बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलर। अभी हाउएवर अगर मैं बात करूँ रेगुलेशन इन सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट, बोर्ड रेजोल्यूशन अगर आपको करना था वो आप कर सकते थे, बट आप सर्कुलेशन से थ्रू नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है भैया आपने ये जो सर्कुलेशन वाला काम किया ये अलाउड नहीं है। सर्कुलेशन मतलब मीटिंग होल्ड नहीं कर रहे हो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले भी आया है पिछले अटेम्प्ट्स में, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भैया सब कुछ बराबर था, 8% करने में दिक्कत नहीं थी, बट जैसे ही तुमने उसको सर्कुलेशन में किया यानी कि मीटिंग होल्ड नहीं किया, तब तुम्हारी बैंड बजेगी। सेकेंड क्वेश्चन आपने देखा होगा तो यहाँ पे 12% की बातें हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ कि 12% जो है वो आपका लिमिट 10% की लिमिट है, ठीक है। तो अगेन अगर आपको 12% करनी है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड कर ही आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा मैं बहुत तेज़ी से मैंने पूरा जनरली जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो डिस्कस कर लिया। नो डाउट आपको ये चैट बॉक्स में तो मिलेगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो एक बार याद दिला दो कि भैया अगर आप जूझ रहे हो प्रॉब्लम में, सो वी हैव ऑल बोथ ग्रुप्स बोथ मॉड्यूल अगर आप पढ़ना चाहते हो, इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज़ है जितने मेरे सामने उसमें से एक मैं भी हूँ। फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको समझनी है बहुत इंपॉर्टेंटली, अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लैग बिहाइंड कर रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता या वो सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, सो व्हाट यू कैन डू, आप बहुत ही अच्छे से बड़े ही आराम से एक सब्जेक्ट का भी अल्टीमेट आपको हेल्प लगा है तो आप ले सकते हो। आप वेबसाइट पे आओ, कॉल करो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। अब मैं बता रहा हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स ये पत्थर की लकीर नहीं है। आप देखोगे जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ मार्केट वो 8 मार्क, सेकेंडरी मार्केट 5 मार्क,
SCRA 10 मार्क पूछ लिया और सेबी 15 मार्क। कितने सारे क्वेश्चन सेबी से थे फ्रेंड्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ विद ऑप्शन बता रहा हूँ, 125 का मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे तो भैया जो डिपॉजिटरी का एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क का था, इंटरमीडिएट 8 मार्क क्वेश्चन, IFSC 10 मार्क 2 क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन थे। ICDR 8 मार्क वेरी मैनेजेबल। तुमको स्वेट इक्विटी पे क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट। NCS में 3 डेट जो ग्रीन डेट सिक्योरिटीज वो पूछा गया। LODR में अच्छे खासे सवाल पूछे गए, सब ऑडिट कमेटी से पूछा है। टेक ओवर छुआ भी नहीं है, PIT छुआ भी नहीं, ठीक है। फिर आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में जो आपको हेमलता वाला क्वेश्चन था 5 मार्क्स। डीलिस्टिंग में आपको एक क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, डीलिस्टिंग में ब्लॉक नहीं आएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया, वॉलंटरी डीलिस्टिंग पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। बाईबैक आपको 15 मार्क का मिल रहा, म्यूचुअल फंड आपको 13 मार्क्स का था। 13 मार्क्स भैया मस्ते हंसते मस्ते मस्ते हो जाता। CS का एक सवाल था। सो अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स कोई भी चैप्टर आपको लाइटली लेना नहीं है। मुझे तो कोई भी इंसान पढ़ने पड़ेगा तो पार्ट बी पहले पढ़ लेगा तो उसको ना थोड़ा इजी फील होगा, पार्ट बी में ज़्यादा इजी चैप्टर है। बट फ्रेंड्स अगर इन एनी वेज आपको किसी भी तरीके की हेल्प मेरे साइड से लगती है, किसी भी तरीके का, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या हेल्प चाहिए। यू कैन मैसेज मी, जहाँ पर भी आपको आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, सो दैट आपको किसी भी तरीके का डाउट है कमेंट में तो बता दो, मैं वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। बट इन एनी केस आपको कुछ भी तरीके का हेल्प चाहिए, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गुड नाइट, गुड डे एंड मेक श्योर लड़ते रहो, जीतते रहो, पढ़ते रहो। फ्रेंड्स जून बहुत नज़दीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।